हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या हैं आज के करंट अफेयर्स वीडियो में। तो दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इंडिया बन गया है। तो एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है और निर्यात में इंडिया का क्या स्थान है। बहुत बेहतर काम किया है इंडिया ने, उसमें बात करेंगे। WHO ने 66 यानी 66 बच्चों की मौत के बाद किस भारतीय फार्मा कंपनी पर अलर्ट जारी किया है। ये दवा पीने के बाद गाम्बिया में मौत हो गई है बड़े पैमाने पर। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2022 के विजेता का नाम बताएं, कौन कौन है विजेता। किस रिसर्च के लिए इन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ जो मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और सबसे खास बात कि किस वैज्ञानिक को दूसरी बार वर्ष 2022 में भी नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और भी क्वेश्चन है, जैसे शेखर जोशी का निधन हो गया है, कौन थे वो, और इसके अलावा दिवस वगैरह है, कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें और शेयर जरूर कर दीजिएगा तमाम मित्रों को। तो क्वेश्चन होगा पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण, दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है। सिंपल है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, आंसर है इंडिया, भारत। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं, ये है PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो गवर्नमेंट का है, उसकी ओर से जारी हुआ है। और क्या लिखा है, इंडिया इमर्जेज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी उत्पादक और कंज्यूमर यानी उपभोक्ता ऑफ शुगर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि भारत जो है कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा कर रहा है दुनिया में और प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा कर रहा है किसका, शुगर का यानी चीनी का। और दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया बन गया है। नंबर 1 कौन है एक्सपोर्ट के मामले में अगर कहेंगे तो ब्राज़ील है। ठीक है, नंबर 2 इंडिया है। तो महत्वपूर्ण बात है। और ये रिपोर्ट कब जारी हुई, तो 6 अक्टूबर को जारी हुई है। चलिए इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसमें बहुत सारे आपको तथ्य बताएंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन होगा, वर्ष 2021-22 में भारत ने कितनी चीनी का उत्पादन किया जिससे वह दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता बन गया। आंसर होगा 359 लाख मैट्रिक टन। लाख मैट्रिक टन को LMT भी कहते हैं। ठीक है, न्यूज़ भी देख रहे हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में। और यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, चीनी सत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक चीनी सत्र में ये हुआ है 2021-22 चीनी सत्र में। चीनी सत्र क्या होता है, तो अक्टूबर से लेकर सितंबर तक का जो वक्त हुआ उसे शुगर सेशन कहा जाता है। देखिए, जिस तरीके से फाइनेंशियल ईयर होता है, कब से कब तक, तो अप्रैल से मार्च तक, अप्रैल इस साल से लेकर अगले साल के मार्च तक जो अवधि है उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ठीक है, और अगर हम शुगर ईयर कहेंगे, शुगर यानी चीनी सत्र कहेंगे, तो वो अक्टूबर से लेकर सितंबर तक होता है। तो इसी के आंकड़े आए हैं और उसी के मुताबिक इंडिया का जो उत्पादन है वो 359 लाख मैट्रिक टन हो गया है। ठीक है, अब चीनी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताते हैं जो कि गवर्नमेंट ने बताया है। क्या बताया कि उत्पादन और उपभोग में भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया। महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी बात क्या है, निर्यात के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर कौन है, ब्राज़ील है। ठीक है, तीसरी बात क्या है, तो गन्ने का उत्पादन वो कितना हुआ है चीनी सत्र के दौरान, तो वो हुआ है 5000 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये है। और क्या बात है महत्वपूर्ण, तो चीनी मिलों में चीनी का उत्पादन कितना हुआ है, 359 लाख मैट्रिक टन। ओके, और जो शुगर केन है यानी गन्ना है, उससे एथेनॉल भी तैयार किया गया है। उससे जो चीनी बना उसके जरिए, ठीक है, चीनी का उपयोग किया गया है एथेनॉल बनाने में, तो वो 35 लाख मैट्रिक टन है। ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एथेनॉल की बिक्री से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो हुआ है 18,000 करोड़ रुपए। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आपने ये सब जाना। तो ये जो आंकड़े हैं ये ध्यान रखने की बात है, और ये सब मैंने PDF में दे दिया है। डेली का PDF फ्री होता है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और अगर हम बात करेंगे टॉप चीनी उत्पादक दूसरे नंबर पर कौन है, तो इंडिया के बाद वो है ब्राज़ील। ठीक है,
नंबर 1 चीनी उत्पादक है इंडिया और नंबर 2 है ब्राज़ील। और अगर हम कहेंगे निर्यात में यानी एक्सपोर्ट में कौन सा नंबर 1 है तो ब्राज़ील और सेकंड पे है इंडिया। ठीक है, मुझे लगता है पूरी बात समझ चुके होंगे आप। और अब चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें मैप वगैरह सब कुछ बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन होगा, WHO ने गाम्बिया में 66 यानी 66 बच्चों की मौत के बाद किस भारतीय फार्मा कंपनी के 4 कफ और कोल्ड सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया? कौन सी कंपनी है ये? आंसर होगा मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ठीक है, मेडेन। न्यूज़ आप देख रहे हैं, 66 बच्चों की डेथ हो गई गाम्बिया में। उसके बाद WHO ने ये अलर्ट जारी किया है पूरी दुनिया में और भारत से भी कहा कि आप इस मामले की इंक्वायरी करो। तो सवाल है कि मेडेन फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री कहाँ है? हरियाणा में स्थित है और वहाँ पर छापे वगैरह पड़े हैं और 4 कफ और कोल्ड सिरप है। तो उसके बारे में और बताते हैं, उससे पहले एक बार गाम्बिया देख लेते हैं, कहाँ पर है गाम्बिया। ठीक है, मैप के थ्रू समझेंगे। तो ये रहा प्यारा भारत और अब चलते हैं अफ्रीका। अफ्रीकी देश है ये गाम्बिया। तो ये इतना विशाल है अफ्रीका, बहुत सारे देश हैं इसमें और गाम्बिया यहाँ है, छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा है। और जूम करते हैं तो ये सेनेगल कंट्री है, उसी के बीच में ये है गाम्बिया और इसकी आबादी तकरीबन जो है ना 24 लाख है। और ये सेनेगल से एक तो घिरा हुआ है और गाम्बिया रिवर है, गाम्बिया नदी, उसी के आसपास का जो इकोसिस्टम है, गाम्बिया नदी ऐसे यहाँ से ये बहती है, तो इसी के आसपास का जो इकोसिस्टम है और उसी से घिरा हुआ ये गाम्बिया है। बहुत ही छोटा सा देश है। अगर हम बात करेंगे कि कितना बड़ा है तो ये 10,600 स्क्वायर किलोमीटर है, मात्र 24 लाख आबादी है। अगर हम बात करेंगे कि इंडिया के किस स्टेट के बराबर है, 10,600 स्क्वायर किलोमीटर कितना हुआ, तो भारत की का जो स्टेट है त्रिपुरा, उसका जो एरिया है उतना ही ये गाम्बिया है। ठीक है, तुलनात्मक रूप से मैं बता रहा हूँ, लगभग त्रिपुरा जितना इलाका है ये गाम्बिया। तो ये आप मैप देख रहे हैं, इतना विशाल भारत है और उसमें जो त्रिपुरा है उसी के बराबर ये गाम्बिया का पूरा इलाका है। ठीक है, तो मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित ये कफ सिरप है। कौन कौन है? 4 है टोटल और ये टोटल ये 4 आप देख रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम एक बार बता दूं? प्रोमीथेजिन ओरल सॉल्यूशन, दूसरा है कोफैक्स मालिन बेबी कफ सिरप, तीसरा है मैकॉफ बेबी कफ सिरप और चौथा है मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। ये 4 कफ एंड कोल्ड सिरप हैं जो बच्चों के लिए बनाए गए थे, लेकिन इसके पीने के बाद 66 बच्चों की मौत हुई है। अभी तक ये कनेक्शन नहीं है कि इसकी वजह से ही मौत हुई है। ठीक है, क्लियर कर दूं बात। WHO का कहना है कि इसके पीने के बाद मौत हुई है और ये संदिग्ध मामला हो गया है और ये ऐसा लग रहा है कि इसका संबंध इन्हीं 4 कफ सिरप से है, उन बच्चों के मौत का मामला। और WHO का ये भी कहना है, WHO की ये न्यूज़ क्लिपिंग रही, WHO ने अपनी वेबसाइट पे ही इसको डाला है, कहा कि जो मौत हुई है 66 बच्चों की, उसका रिश्ता इन 4 कफ सिरप में हो सकता है, उससे भी हो सकता है। और ये इन कफ सिरप से संभावना है कि किडनी को गंभीर चोट पहुंची है और फिर डेथ हो गई। WHO अपनी ओर से इस मामले की इंक्वायरी कर रहा है। इसके अलावा तमाम देशों को भी कहा है कि जहां भी ये कफ सिरप पहुंचा है, कौन सा कफ सिरप है? ये 4 और कफ एंड कोल्ड सिरप, तो वहाँ पर वो पता लगाएं और उस देश में जोखिम हो सकता है। ठीक है, और सवाल ये है कि क्या ऐसा है कफ और कोल्ड सिरप में जिसकी वजह से इतना खतरा पैदा हो गया है, WHO को चेतावनी जारी करनी पड़ी है। तो WHO का कहना है कि इस कफ सिरप में या कोल्ड सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल पदार्थ जो है उसकी मात्रा मानक से बहुत ज़्यादा पाई गई है, उसकी वजह से ये जहरीला हो गया है और किडनी वगैरह पे बहुत ही इफ़ेक्ट हुआ। भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। भारत जो है वो दुनिया के लिए दवाओं की एक फैक्ट्री है, भारत से पूरी दुनिया में दवाएं जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत इज्जत से नाम लिया जाता है भारत की दवाओं को लेकर और एक बहुत बड़ा बट्टा लग रहा है यहाँ पर, WHO ने कहा है।
तो भारत भी इस मामले में काफ़ी तत्पर है और न्यूज़पेपर द हिंदू ने ये कहा है कि इस मामले की जो इन्फॉर्मेशन WHO ने 29 सितंबर को ही दी थी। ठीक है, WHO ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी इंडिया को, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को नहीं, DGCI को, कि बच्चों की मौत हो गई है। और इसके बाद DGCI जो है वो राज्य नियामक अधिकारियों के साथ इस मामले की इंक्वायरी शुरू कर चुका है। ठीक है, इसके अलावा स्टेट ड्रग कंट्रोलर हरियाणा से भी सहयोग उसके लिया गया है। ठीक है, तो हरियाणा में ये है दफ्तर इसका, जो मेडन फार्मास्यूटिकल्स है, ये सोनीपत में है। ये फैक्ट्री है जो कि जिसमें ताला बंद है। जब से ये इंक्वायरी आई है, रिपोर्ट आई है, उसके बाद से यहाँ पर ताला लगा हुआ है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है दवाओं के, उसका ये कहना है कि गाम्बिया में जो मौत हुई है, जिन दवाओं के वजह से संभावना है कि मौत हुई है, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हम आश्वासन देते हैं भारत में कि अगर ये दवाएं पाई गई इंडिया में, अगर गलत तरीके से भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसके वापस ले लिया जाएगा। ये न्यूज़ आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जो कफ सिरप है ये गाम्बिया में ही पहुँचाया गया है ओनली, भारत में ही नहीं है। तो भारत में लेकिन सतर्क रहने की भी ज़रूरत है कि इन चारों जो हैं, कौन कौन से, ये 4 कफ एंड कोल्ड सिरप, उसका इस्तेमाल जब तक कि क्लियर नहीं हो जाती ये बातें तब तक ना हो तो बेहतर होगा, क्योंकि WHO को संदेह है कि इसी के इस्तेमाल से बच्चों की मौत हुई है और अनौपचारिक रूप से बाज़ारों के माध्यम से ये मार्केट में हो सकता है, ऐसा WHO का मानना है। ठीक है, तो WHO ने बहुत बड़ी बात कही है। और अगर हम बात करेंगे WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चीफ कौन है, टेड्रोस एडोनॉम घेब्रेयेसस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड है। क्वेश्चन होगा, चलिए क्वेश्चन से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक के टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है। जो मैंने बताया अभी, जितना डिटेल में वो सब कंटेंट होता है उसमें, और वो PDF आप पा सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। 1 ईयर का मेंबरशिप है, कुछ ही दिनों तक छूट चल रही है, मात्र 150 रुपये में आप 1 साल तक PDF के अपडेट ले पाएंगे। इसके अलावा मेंबरशिप में कई सारे प्रोविज़न्स हैं आपके फ़ायदे के लिए, जैसे मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगले 1 साल तक, वीकली मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स का मंथली मॉक टेस्ट। इसके अलावा तमाम एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं, ताकि एग्जामिनेशन की तैयारी कैसी चल रही है आपकी वो आप टेस्ट कर सकें। और PDF भी कई तरह के होते हैं, वीकली होता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और वो भी 3 तरीके के, 1 लाइनर, MCQ और MCQ विद डिटेल्स। तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2022 के विजेता का नाम बताएं। कौन है विजेता? आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो ये तीनों हैं, कौन कौन? कैरोलिन के बर्टोजी, कार्ल बेरी शार्पलेस और मोर्टन मोल्डाल। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं वो विजेता हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और इन तीनों को एक एक गोल्ड मेडल मिलेगा। इसके अलावा 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, तो वो तीनों में बढ़ जाएगा। तकरीबन अगर रुपए में बात करेंगे तो 7 करोड़ 40 लाख रुपए होते हैं। तीनों के बीच में ये राशि बराबर बांट दी जाएगी। अगर केमिस्ट्री की बात करें नोबेल प्राइज़ की, तो पहला नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे मिला था? जैकोबस हेनरिकस वांट हाफ को। ठीक है, और ऐसे कौन से पहले भारतीय हैं जिनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था? केमिस्ट्री के क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वो हैं वेंकट रमन रामकृष्णन। उनको 2009 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, भारत के वेंकट रमन रामकृष्णन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और इसी से रिलेटेड है कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ 2022 के लिए चुना गया है? क्या है ये? आंसर होगा क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगेनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। ठीक है, तो इन तीनों हैं, और क्या है? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके लिए। ठीक है, क्लिक केमिस्ट्री आखिर होती क्या है वो समझ लें।
तो क्लिक केमिस्ट्री को दो वैज्ञानिकों ने या केमिस्ट ने वो डेवलप किया है, बताया कि क्लिक केमिस्ट्री होती है। किस किस ने? तो कार्ल बैरी शार्प्लेस और मॉर्टन मल्डाल। तो इन दोनों ने ये खोजा है कि क्लिक केमिस्ट्री होती है। ओके, तो अब सवाल है कि क्लिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं? तो आसान भाषा में कहें तो छोटे अणुओं को मिलाकर बड़ा अणु या नया अणु एटम वो बनाने को हम क्लिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, और क्लिक केमिस्ट्री में बहुत तेज़ी से रिएक्शन होते हैं, अनवांटेड प्रोडक्ट जो है वो हटा दिए जाते हैं उस दौरान। ओके, तो ये कुछ फार्मूला वगैरह है जिसको ये किया गया है। ये तकनीकी चीज़ हो जाती है, लेकिन बेसिक बात ये है कि क्लिक केमिस्ट्री इन दोनों ने डेवलप की। और इन दोनों का नाम क्या है? दोनों का कार्ल बैरी शार्प्लेस और मॉर्टन मल्डाल। एक और केमिस्ट हैं, उनको भी अवार्ड मिला। तो किसके लिए? तो इनको, ये कौन है? कैरोनिल बर्टोजिक। तो इनको भी क्लिक केमिस्ट्री को एक उन्होंने नया आयाम दिया और उसको कहते हैं बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शंस। ठीक है, एक स्टेप आगे ये ले गए क्लिक केमिस्ट्री को और उन्होंने ये सब फार्मूले वगैरह बनाए कि कैसे हम कनेक्ट करते हैं। ओके, तो अब सवाल है कि इससे क्या मदद मिली हमारे समाज को इस खोज से? तो ये केमिस्ट्री को एक नए आयाम तक ले गई और क्लिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल सेल्स यानी कोशिकाओं को मैपिंग में हो रहा है। ठीक है, और इससे कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा योगदान मिला है इन दोनों के रिसर्च से। और ये रिसर्च आज नहीं किया गया है, रिसर्च जो है कुछ दशक पहले, एक दशक पहले किया गया है। ठीक है, दवाओं के डेवलपमेंट में, डीएनए मैपिंग में इनके रिसर्च का इस्तेमाल हो रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में दूसरी बार वर्ष 2022 में भी नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? यानी इससे पहले भी चुना जा चुका है। आंसर होगा कार्ल बैरी शार्प्लेस और फोटोग्राफ ये रहा। ठीक है, महत्वपूर्ण बात, ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और उन्हें पहला नोबेल प्राइज़ वर्ष 2001 में ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जुड़ी हुई खोज के लिए मिला था। ठीक है, उस समय ये 2001 का फोटोग्राफ है और दूसरा पुरस्कार अभी 2022 में मिला है। यानी 2001 में मिला था पहली बार और 2022 में अब मिला है। अब किस चीज़ के लिए मिला है? क्लिक केमिस्ट्री की तकनीक को नया आयाम देने के लिए। ठीक है, और आपको बताऊं कि बैरी शार्प्लेस ऐसे 5वें वैज्ञानिक हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला। इससे पहले कई और वैज्ञानिक हैं जैसे जॉन बर्डिन, मैरी क्यूरी, लिनस पॉलिंग और फ्रेडरिक सिंगर। तो उनको 2-2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ठीक है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश भर में अवसाद और मनोभ्रंश यानी डेमेंशिया, मनोभ्रंश को कहते हैं, तो उसे पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को मनोरोग सहायता प्रदान करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, निम्हांस कहते हैं इसे, तो वो कितने स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देगा देश भर के लिए? आंसर होगा 10,000। ये निम्हांस जो है वो जो सीनियर सिटीजन हैं देश के, उन सबके जो मेंटल डिजीज़ है उसमें सहायता प्रदान करने के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगा। और इसके लिए हेल्प एज इंडिया एक एनजीओ है, उसके साथ कोलैबोरेशन किया है और सार्थक इनिशिएटिव शुरू किया है। सार्थक इनिशिएटिव के तहत दोनों संस्थान यानी एनजीओ और निम्हांस दोनों मिलकर 10,000 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। कुछ तथ्य देख लें कि जब बात हो रही है मेंटल हेल्थ की, कि बुजुर्गों में मेंटल हेल्थ की क्या स्थिति है। तो हेल्प एज इंडिया के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनमें 20% से अधिक मामले में मानसिक या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। ठीक है, तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 20% से अधिक जो व्यक्ति हैं वो मानसिक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। दूसरी बात क्या है कि 2050 तक भारत में 1,40,00,000 वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे से प्रभावित होंगे, जो ऐसे अनुमान है। और अभी जो है वो संख्या 50 लाख के आसपास है। तो मतलब हम लगभग 3 गुने की ओर हम लोग कुछ साल में यानी 2050 तक
पहुंच सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अभी देश में मात्र 3,500 मनोचिकित्सक हैं और ज़रूरत कितनी है? 13,000 मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। ज़रूरत 13,000 की है, अवेलेबल है मात्र 3,500। तो ऐसे में 2 लाख लोगों पर एक ही मनोचिकित्सक अवेलेबल है। ठीक है, तो लेकिन संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें थीं जो आपने जाना। यहाँ पर निम्हांस की बात हो रही है। निम्हांस क्या है? ये बेंगलुरु में स्थित एक संस्थान है जो कि मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस को लेकर देश का सबसे बड़ा संस्थान ये माना जाता है। ठीक है, जैसे सामान्य चिकित्सा के क्षेत्र में एम्स को माना जाता है सबसे टॉप का इंस्टीट्यूट, वैसे ही मेंटल हेल्थ के मामले में निम्हांस को माना जाता है। उसके डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व कपास दिवस यानी वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम है वेविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। ओके, तो ये विश्व व्यापार संगठन ने ये दिवस जो है वो घोषित किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी वर्ल्ड स्पेस वीक कब से कब तक मनाया जाता है? आंसर होगा 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक। ये साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मानव की जो स्थिति है स्पेस के रिसर्च को लेकर, उसमें योगदान के जश्न के रूप में मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है ये दिवस? आपको बताऊं कि 4 अक्टूबर 1957 को, 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित भू उपग्रह यानी जियो सैटेलाइट स्पुतनिक 1 उसको लॉन्च किया गया था और उसी के साथ दुनिया की अंतरिक्ष यात्रा जो है वो शुरू हुई थी। और दूसरी तारीख जो देख रहे हैं 10 अक्टूबर, एक 4 को तो स्पुतनिक लॉन्च किया गया था और 10 अक्टूबर की बात करें तो उस वक्त एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि चंद्रमा और जो भी आकाशीय वस्तु है, बाहर के अंतरिक्ष हैं, उन सबको रिसर्च को लेकर दुनिया भर में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके लिए। तो इसलिए 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक ये वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा अक्टूबर के पहले सोमवार यानी इस बार 3 अक्टूबर को। और इसकी थीम क्या है? तो थीम है माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। ठीक है, ये दिवस मूलतः जो मूल अधिकार हैं, आश्रय हैं, भोजन, कपड़ा, इन सब की जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड हैबिटेट डे ये 1985 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा ये घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। शेखर जोशी, उनका निधन हो गया 4 अक्टूबर 2022 को। तो इनमें से क्या थे, क्यों मशहूर थे? आंसर होगा साहित्यकार थे, या कहें कथाकार थे, बहुत काफ़ी मशहूर थे। और निधन के वक्त तो उनकी एज थी, उम्र 90 ईयर। हिंदी साहित्यकार और या कहें हिंदी कथाकार थे। उनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1932 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। और कथा के क्षेत्र में बहुत ही शानदार उन्होंने काम किया, कई सारी कहानियों की रचना की। दज्जू, कोशिका, घटवार, बदबू जैसी कहानियाँ जो काफ़ी चर्चित हुई। दज्जू पर एक बाल फिल्म भी बनी उनके उस पर। ओके, और अवार्ड की बात करें तो 1987 में उनको महावीर प्रसाद द्विवेदी अवार्ड मिल चुका है। 1995 में साहित्य भूषण और 1997 में पहल सम्मान उनको मिल चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मेंबरशिप अवेलेबल है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना। ठीक है, और शेयर करना मत भूलना तमाम मित्रों को, दोस्तों को। तो डेली करंट अफेयर्स आ रहा है और धीरे धीरे अब मॉर्निंग को भी आने लगेगा। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को, कोशिश यही होगी।